कैसे हैं आप लोग? आई होप घर पे होंगे, मस्त होंगे, सुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। आपको अच्छे से पता होगा कि हम छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं किरचॉफ का नियम, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएगा। यदि आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो जिंदगी भर किरचॉफ का नियम भूलने वाले में से नहीं होंगे, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं तो कसम खाकर कहती हूँ कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, कभी भी किरचॉफ का नियम नहीं भूलोगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से पढ़ाई करना। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने अपने नियम में क्या बताया। किरचॉफ का एक छोटा सा नियम होता है, मतलब छोटा सा नियम है, कोई भी 4 लाइन का रट्टा मार के याद कर सकता है और एग्जाम में लिख सकता है। लेकिन लिखने की बात अलग है और समझने की बात अलग है। जो समझा रहेगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उससे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, और जो रट्टा मार के याद करे रहेगा तो उससे क्या न्यूमेरिकल एक भी नहीं बनेंगे। ये दावे के साथ मैं बोलूंगी। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर वही न्यूमेरिकल कर पाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि बोलते हैं कि मैंने बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की थी, उसको समझा भी था, लेकिन मुझसे सवाल नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट भैया नहीं क्लियर है, तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। भगवान भी आकर कहे ना कि बन जाए तो नहीं बनेगा, क्योंकि रट्टा मारना अलग चीज है और उसको समझना अलग चीज है। जो बंदा यानी जो दोस्त उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया तो उससे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर, वो परिभाषा भी बना सकता है खुद से, ठीक है। तो आप रट्टा कब तक मारोगे? आप बड़े हो गए हो, उच्च क्लास में पहुंच गए हो, तो रट्टा मारना छोड़ो और समझना यानी माइंड का यूज बिल्कुल करो, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले किरचॉफ का नियम बड़े ही धमाके के साथ, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कि किरचॉफ ने अपने नियम में क्या कहा था। तो प्रथम नियम पहला पढ़ेंगे। प्रथम नियम, प्रथम नियम, इसे संधि का नियम बोला जाता है। क्या? संधि नियम, संधि का नियम। इसे संधि का नियम भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ लिखोगे कथन। क्या लिखोगे? पहले कथन। अब भैया हमें कथन पता ही नहीं है तो क्या रट्टा 4 लाइन का रट्टा मार के लिख दिए हो गया? नहीं, पहले हमें बनाना फिगर। कैसे? आपका ये क्या है? दिखाई दे रहा? ये आपका संधि है। क्या है? संधि। और इस पर क्या आ रही है? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। ये आपका क्या है? संधि है। और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? संधि। इस प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी बोल सकते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर कि प्रथम नियम को हम और क्या कह सकते हैं? संधि का नियम। कथन, कथन को 3-4 लाइन छोड़ देना, पहले फिगर को कॉन्सेप्ट यानी क्लियर करना, उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं? परिभाषा को बनाते हैं यानी कथन में लिखते हैं। देखिए एक बिंदु है जिसका नाम क्या? संधि है। इस संधि से समस्त जो धाराएं हैं क्या इस संधि पर मिल रही हैं। इस संधि पर समस्त धाराएं, जैसे कि इसको हमने मान लिया I1, I2, I3, I4, I5, I6, ठीक है। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा, इतना बात क्लियर आपको कि मैंने बाबू क्या किया कि किरचॉफ नियम का प्रथम नियम, उसे संधि नियम भी बोला जाता है। कथन को पहले कथन लिखना। कथन कैसे लिख पाओगे? जब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। तो कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, दोनों नजरें यहाँ पर गड़ा कर रखना पड़ेगा। तो रखो, ये आपका क्या है? संधि है। क्या है? संधि है। इस संधि पर समस्त क्या धाराएं मिल रही हैं। इस संधि पर एक धारा इस साइड, एक धारा इस साइड, एक धारा इस साइड मिल रही है कि नहीं? समस्त जो धाराएं हैं उस संधि पर क्या आ रही हैं? मिल रही हैं। तो क्या होगा? तो ध्यान से देखना कि इसका परिभाषा क्या होगा। तो क्या बन रही है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता। बस हो गई। ये आपका संधि है, समस्त
धाराएं क्या हो रही हैं, इस संधि पर मिल रही हैं। तो ये जो धाराएं, विद्युत धाराएं मिल रही हैं, उनका जो बीज गणितीय योग है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये आपका परिभाषा। तो परिभाषा में क्या लिखना है, पहले परिभाषा कथन नहीं लिखनी है। अब क्या करना, चिन्ह पर पार्टी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज चिन्ह पर पार्टी क्या होगी। तो चिन्ह पर पार्टी का मतलब होता है कि जो संधि की ओर आ रही हैं विद्युत धाराएं, जो संधि की ओर आ रही हैं विद्युत धाराएं, वह कैसी होगी, धनात्मक होगी। और जो संधि से बाहर जा रही हैं वो कैसी चिन्ह होगी, ऋणात्मक होगी। यानी संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक होंगी और संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धाराएं क्या होगी, आपकी ऋणात्मक होगी। ये बात हमेशा याद रखना कि संधि, ये आपका बीच वाला बिंदु संधि है, संधि की ओर, ये आपका क्या, ये आपका संधि है, संधि है, संधि की, यहाँ देखना, ये आपका संधि है, संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं जो होगी धनात्मक होगी और संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धाराएं जो होंगी वो आपकी ऋणात्मक होगी। बस क्या करनी है। तो ये धारा कैसी आ रही है, ये धारा किस साइड आ रही है, इसको ऊपर बनाते, यहाँ दिखाई दे रहा, ये आपका क्या है, संधि। कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ बाहर जा रही हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ बाहर जा रही हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ बाहर जा रही हैं। और ये आपका क्या है, संधि। इतनी बात क्लियर। इसको हमने I1 ले लिया, इसको I2 ले लिया, इसको I3 ले लिया, इसको I4 ले लिया, इसको I5, इसको I6। इतना दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। अब देखिए इसका फार्मूला कैसे बनेगा। अभी मैंने बताया कि कथन में क्या लिखनी है, किसी संधि पर समस्त विद्युत धाराओं, किसी संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीज गणितीय योगफल 0 के बराबर होती है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीज गणितीय योग 0 के बराबर होता है। और इसकी चिन्ह प्रपार्टी क्या बोलती है, यही बोलती है कि जो संधि की ओर आने वाली धाराएं होंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। और जो संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धाराएं हैं वो कैसी होंगी, आपकी ऋणात्मक धाराएं होंगी। इतनी बात क्लियर। तो हम क्या फार्मूला बना सकते हैं, I1 क्या हो रही है, संधि की ओर आ रही है तो क्या होंगी, धनात्मक, तो I1। और I2 क्या हो रही है, बाहर जा रही है तो क्या होंगी, माइनस, तो क्या होगा I2। और ये संधि की ओर आ रही है तो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस I3। ये संधि से बाहर जा रही हैं तो क्या होंगे, माइनस में होंगे, तो I4। ये संधि से क्या हो रही हैं, अंदर आ रही हैं तो कैसी होंगी, अंदर आ रही हैं तो प्लस होंगी, तो क्या होगा I5। और ये बाहर जा रही हैं तो क्या, माइनस होंगी, तो I6 बराबर किसके, 0 के। यहाँ आ नहीं रहा, यानी I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 प्लस I-6 बराबर 0। इतनी बात क्लियर कि ये क्या किधर है, संधि की ओर है तो धनात्मक लिए, संधि से बाहर जा रही है विद्युत धारा माइनस लिए, ये अंदर जा रही है प्लस लिए, ऐसे ऐसे सारे होंगे। ठीक है, तो हम कथन में क्या लिखेंगे, कथन में हम क्या लिखेंगे, इस कथन में कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का
समस्त धाराओं का बीज गणितीय योगफल किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। ये आपका प्रथम नियम था। कौन सा नियम था? प्रथम नियम था। ठीक है। अब यहाँ दो परिभाषा बन रही है। देखिए यहाँ 0 के बराबर है कि नहीं है? 0 के बराबर है तो माइनस को एक साइड कर दो और प्लस को एक साइड कर दो। ठीक है, तो ये प्लस है, इसको एक साइड, ये भी प्लस है एक साइड, ये भी प्लस है एक साइड, और बाकी उस साइड ये माइनस है, इसको एक साइड, और कौन सा है? ये है। उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 4 है और 6। तो कितनी परिभाषा? 2 परिभाषा बना सकते हैं। पहले एक परिभाषा क्लियर करिए, उसके बाद दूसरा हम क्लियर करवाते हैं। ठीक है, अब एक बार और बता रहे हैं। और चिन्ह परिपाटी क्या होगी? पहला दिखाई दे रही है संधि की, विद्युत धारा कैसी होंगी? धनात्मक होंगी, ये याद रखना। और दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या? संधि से दिखाई दे रहा बाहर ये होगी। इतनी बात के लिए अब देखना प्रथम नियम आपको कैसे समझ में आएगा। एक बार रिवाइज करके बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दे रही हूँ। आई होप, आशा करती हूँ कि आपको इस बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किरचॉफ के नियम, 2 नियम। प्रथम नियम हम लोग पढ़ रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? संधि नियम, संधि का नियम बोलते हैं। उसके पहले कथन लिखेंगे। कथन कैसे लिखेंगे? जब आपका फिगर और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हमने एक संधि ली, क्या पढ़ रहे हैं? संधि का नियम। तो इसे हमने क्या लिया? एक संधि ली। उसी संधि पर समस्त धाराएं क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। समस्त धाराएं मिल रही हैं। ठीक है, और समस्त धाराएं मिल रही हैं, कुछ आ रही हैं संधि की ओर और कुछ धाराएं जा रही हैं। कुछ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो हम परिभाषा में यही तो लिखे हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा 0 के बराबर होगा। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा। कथन समझ में आए? फिर चिन्ह परिपाटी में हमने क्या बताई? चिन्ह परिपाटी में हमने बताई
कि संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं हमेशा संधि की ओर आने वाली, आपका संधि है और ये विद्युत धाराएं जा रही हैं तो संधि से मिल रही हैं, तो वो कैसी होंगी? धनात्मक, यानी संधि से संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होंगी और संधि से बाहर जाने वाली धाराएं, विद्युत धाराएं ऋणात्मक होगी। ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी कि जो संधि की ओर आ रही है धनात्मक, जो संधि से बाहर जा रही हो वो ऋणात्मक होगी। आई होप, आशा करती हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब उसी के माध्यम से हमने फार्मूला कैसे बनाया। अभी हमने कहा कि जो संधि की ओर आ रही है उसे धनात्मक, जो संधि से बाहर जा रही है उसको ऋणात्मक, ये आ रही है धनात्मक, ये जा रही है ऋणात्मक, ये जा रही है ऋणात्मक, ये आ रही है धनात्मक, ये जा रही है ऋणात्मक, किसके बराबर होगी? शून्य के बराबर होगी। अब हमने प्लस को एक साइड, माइनस को हमने एक साइड ले ली। ठीक है, तो एक परिभाषा और कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराएं संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं के बीच गणितीय योग के बराबर होता। आपका दो परिभाषा हो गया। एक तो हो गया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, और दूसरा हमें एक और परिभाषा मिल गई इसी के माध्यम से कि संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराएं और संधि से बाहर जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो प्रथम नियम आपका क्लियर हो गया होगा, और द्वितीय नियम क्या होता है उसको पढ़ेंगे। यदि लिखना चाहें तो प्लीज लिख सकते हैं। तो आई होप, आशा करती हूँ आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझाएंगे कि दूसरे नियम में क्या इन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो इसको मिटा दें। आप पहले फिगर बनाइए, उसी के माध्यम से फार्मूला बनाकर तभी परिभाषा को बदल बना सकते हैं, वरना रट्टा 2 लाइन का था, आप रट्टा मार के एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन आपसे न्यूमेरिकल एक भी नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कि जिससे सब सारा काम हो जाए, आपका टाइम भी बचत हो। अब पढ़ेंगे द्वितीय नियम। पहला नियम हो गया था, आप पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसे बंद जाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद जाल। यहाँ लिखेंगे कथन। कथन कैसे लिख पाओगे? जब मुझे फिगर क्लियर रहेगा तभी। ठीक है, बंद जाल का मतलब जैसे कि कोई बताया कि बंद जाल में ये डिफिनेशन होता है, रटा मान ली हो गई, मैंने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख ली, लेकिन भैया ये जाल क्या होती है, बंद जाल क्या होती है, जब तुम्हें यही नहीं पता तो रट्टा मारने से क्या फायदा। कोई पूछ लिया ये क्या है, मैंने एग्जाम में पूरा लिखा था, तो पूछेगा ये क्या है, इसका मतलब मुझे समझाओ, तो क्या होगा? जब क्लियर ही नहीं रहेगा तो समझा क्या पाओगे? तब कहेगा वारे रट्टू, आपने रट्टा ही मार के एग्जाम में पूरा नंबर लाए। और यदि आप समझे रहोगे तो दूसरों की भी समझा सकते हो। क्यों ना हम समझ कर पढ़ें, जिससे हमें हमेशा के लिए याद भी रहे और दूसरों को हम बता भी सकें। ऐसी पढ़ाई किस काम की जिससे हम अपना ही फायदा लें, दूसरों का फायदा ना कर पाए। ठीक है, तो आप समझिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे बंद का जाल। पहले हम क्या बनाते हैं? सर्किट। एक प्रतिरोध लिए, क्या प्रतिरोध, उसमें एक बैटरी लगाए, फिर दूसरा एक और लिए, रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, उसे प्रतिरोध बोलते हैं, एक और लिए, और एक और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लिए, उसमें बैटरी नहीं लगाए। अब इन तीनों को क्या किए? जोड़ दिए। इसको मैंने R1 नाम दे दिया, इसको R2, इसको R3। इससे जो वो धारा बह रही है इस साइड, इसको I1 दे दिया, इसको I2। और ये धाराएं जब बहती आएंगी, एक इधर से एक इधर से आएंगी, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ धारा क्या होगा?
I1 प्लस I2। अब इस सर्किट का हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं A B C D E F। इतनी बात क्लियर। ये आपको कैसे सर्किट दिखा रहा, बंद जाल की तरह। जैसे कि आप कब बैडमिंटन खेलते हो, उसमें नेट होती नहीं है, जाल। ये फुटबॉल खेलते हैं सब लोग, और उसमें जाल ऐसे बना होता है ना, ऐसे बना होता है, ऐसे 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 जाल होती है नहीं। उसी जाल के किसी एक भाग को कहते हैं बंद जाल। उसी जाल के किसी एक भाग को ही क्या कहते हैं, बंद जाल कहते हैं। तो बंद जाल क्या होती है पता हो गई। उस बड़ा जाल का मतलब एक बड़ा जाल है। उस बड़े जाल, पूरे जाल का कोई छोटा पार्ट हम लेते हैं, उसी को बंद जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंद जाल। इसी बंद जाल की तरह ये सर्किट दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही, एकदम पूरा क्या बंद है। तो वही कहना, इसलिए इस नियम को क्या बोला गया है, बंद जाल बोला गया। ठीक है, अब यहां देखना, हमें प्रतिरोध पता R1 R2 और R3, इस पर बहने वाली धारा I1 I2 पता है। अब हम क्या निकालेंगे, A B C D के लिए। क्या, A B C D के लिए। अतः A B C D A रहेगा। देखिए कई बार लोग मिस्टेक कर देते हैं, 4 कोने हैं, 4 हैं कोने, A B C D। यहाँ से आप A B लिए तो बंद हुआ, B C लिए ये भी चलो ठीक है, C D लिए ये भी ठीक है, D ये क्यों नहीं लिए। अगर ये नहीं लेंगे तो ये खुला हो नहीं जाएगा, खुला सर्किट नहीं होगा, ये कहाँ जाएगा। इसलिए हमें D ये भी लेना जरूरी होगा, तभी आपका ये सही रहेगा। बहुत से लोग ऐसे कर देते A B C D हो गया, अरे भैया A B हो गया, B C हो गया, C D हो गया, और D ये कहाँ गया। जब इसे भी एक रेखा से मिलाए हो तो ये खुला होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए D ये भी रहेगा। तो इसमें देखना कि हमारे चलने की दिशा किस साइड है। हम चल इधर रहे हैं, धारा किधर, इधर बह रहा, किधर, इधर बह रहा, यानी इस साइड से आ रहे हैं, ऐसे चलते आ रहे हैं। और इसमें देखना, हम जिधर धारा बह रहा उसी साइड हम चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। तो क्या लिखेंगे, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर, यहाँ पर सेल लगे हैं E1 और E2, तो क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। ये आपका फार्मूला होगा किसका, बंद जाल का। अब देखिए मैंने कैसे क्या किया। इस कथन में कहना यह चाहता है कि किसी बंद जाल में यानी किसी बंद परिपथ में बहने वाली यानी प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि कैसा सर्किट है, बंद, तो हम लिख सकते हैं किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणन फल का योग उसमें लगे सेलों के विद्युत
वाहक विद्युत वाहक बल के विद्युत वाहक बल के बीच योग के बराबर होता है। ये आपका कथन। इन्होंने द्वितीय नियम में क्या कहा, थोड़ा ध्यान से देखना कि इन्होंने द्वितीय नियम में क्या कहा कि किसी बंद परिपथ आपका कैसा दिखाई रहा, बंद दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, परिपथ आपका कैसा है, बंद। तो उन्होंने यही कहा कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसमें धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, होने वाली धारा उनके संगत प्रतिरोध हो, उसके धारा के संगत कौन है, प्रतिरोध है। तो उन्होंने यही बोला उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, दोनों को क्या हो रहा, दोनों का क्या हो रहा, गुणा हो रहा। इन्हीं दोनों के गुणनफल के योग, यानी यहाँ आप बोलोगे कि आपने माइनस लिया तो आप योग क्यों बोल रहे हैं, अभी बताएंगे। ठीक, अभी बताएंगे कि हमने माइनस ली है, इसे योग क्यों बोला जाता है। ठीक है, चिन्ह प्रॉपर्टी की वजह से। तो उस प्रतिरोधों के गुणनफल, इसके संगत कौन है, प्रतिरोध। तो संगत प्रतिरोधों के गुणन, दोनों में क्या हो रहा, गुणनफल के योग उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। यानी कथन में इन्होंने इसलिए कहा, ये कहना चाहते हैं कि एक बंद परिपथ है, उसमें धारा प्रवाह हो रही है और धारा के साथ आपका क्या लगा, प्रतिरोध। तो उसके संगत साथ में है तो क्या बोला जाएगा, संगत बोला जाएगा। और दोनों के बीच में क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो उनका जो गुणनफल होगा वो उसमें उन दोनों में दो सेल लगी है, वो दोनों सेलों के बीच गणित के जो योगफल है उनके बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात आप क्लियर। तो एक बार और बता रही हूँ कि क्या होगा, किसी और एक चिन्ह पर पार्टी। अब बताएंगे कि हमने यहाँ क्यों माइनस लिया। यहाँ देखना है धारा किस साइड बह रहा, इस साइड बह रहा कि नहीं बह रहा। हमारे चलने की दिशा कौन सी है, इस साइड। जिस साइड हम चल रहे हैं उसी साइड धारा भी प्रवाह हो रहा। तो हम कह सकते हैं जब धारा हमारे चलने की दिशा में हो तो वह धनात्मक होगा, जब धारा हमारे चलने की दिशा में हो तो वह धनात्मक होगा। तो यहाँ ऊपर देखो, हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में धारा भी प्रवाह हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिया, इसे धनात्मक लिया। क्या लिया, धनात्मक लिया। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ से हम आए फिर इधर गए और धारा इधर बह रहा है और हमारे चलने की दिशा इधर है, तो ऋणात्मक होगा कि नहीं। यानी हमारे धारा जब हमारे चलने की दिशा के विपरीत हो तो वह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और जब हमारे चलने की दिशा में हो तो वह धनात्मक होगा। और यहाँ हमने एक को प्लस सेल लिया, यानी एक को माइनस। क्यों, क्योंकि या धन से ऋण में जा रहा है, इसलिए हमें ऋणात्मक लिया। जाहिर सी बात है, ऊपर से नीचे गिरोगे तो आप ऋणात्मक तो जरूर होंगे। क्या धनात्मक बचोगे, ऊपर से जब गिरोगे तो ऋणात्मक जरूर होंगे, इसलिए हमें क्या लिया, ऋणात्मक लिया। और या ऋण से धनात्मक, यानी ऋणात्मक से धनात्मक में जा रहा, माइनस से प्लस में जा रहा, इसलिए इसे हमने प्लस लिया। तो पता चली हमने इसे माइनस और प्लस क्यों ली, इसलिए ली क्योंकि हम जानते हैं बाबू कि हमारे यदि धारा बह रही है और हमारे चलने की दिशा में हो तो वह कैसा होगा, धनात्मक होगा। यदि धारा हमारे चलने की दिशा के विपरीत हो तो वह ऋणात्मक होगा। और जो सेल आपका लगा होता है वह यदि धनात्मक से ऋणात्मक में जाए तो आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि ऋणात्मक से धनात्मक में जाए तो आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी उच्च विभव से निम्न विभव में जाए तो आपका क्या होगा, ऋणात्मक, और निम्न विभव से उच्च विभव में जाए तो आपका क्या होगा, धनात्मक। यही इसलिए हमने माइनस और प्लस लिया। ठीक है, अब यहाँ आप सोचते होंगे आपने इधर तो धारा प्रवाहित कर दिया, लेकिन
इधर धारा प्रवाहित, यदि हम धारा इस साइड कर दें, ऐसे धारा प्रवाह करें तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस का गुणा जब समीकरण 2 में कर देंगे तो वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो द्वितीय नियम क्या था कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल योग उसमें लगे दो सेलों के विद्युत वाहक बल के बीच गणितीय योग के बराबर होती है। यही इन्होंने कथन में कहा। ठीक है, तो आई होप आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब क्या लेंगे, अब इस सर्किट को लेंगे, यानी DCFED इसको लेंगे। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला। अब दूसरे परिपथ के लिए ले रहे हैं तो क्या होगा, यही होगा क्या, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 गुणा किससे हो रही है, I3। और इसमें कितने सेल, एक ही सेल लगे हुए हैं, दो सेल नहीं लगे हैं। तो ये आपका ये दूसरे सर्किट के लिए फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर, आपको दूसरा नियम भी याद हो गया होगा। एक बार और रिवाइज कर दे रही हूँ अच्छे से, कि जिससे ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो पहले प्रथम में नियम में उन्होंने क्या कहा था, एक संधि ली थी, उस संधि पर समस्त धाराएं आपस में क्या कर रही थी, मिल रही थी। तो उन्होंने कथन में यही कहा कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य के बराबर होता है। चिन्ह प्रपाटी में इन्होंने कहा था कि पहले नियम में कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं कैसी होंगी, धनात्मक होंगी, और संधि से बाहर जाने वाली समस्त धाराएं क्या होंगी, आपकी ऋणात्मक होंगी। फिर एक कंडीशन उन्होंने एक यहाँ पर परिभाषा और बनना है कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं और संधि से बाहर जाने वाली समस्त धाराओं के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। दो परिभाषा इन्होंने बताया, और फिर उन्होंने फार्मूला बताई I1 माइनस I2 प्लस I3 बराबर 0, ऐसे करके उन्होंने बताया था। ठीक है, ये आपका था प्रथम नियम। द्वितीय नियम में इन्होंने क्या किया कि द्वितीय नियम को इन्होंने बताया कि इसे बंद जाल भी कहते हैं। बंद जाल जैसे कि आप फुटबॉल खेलते हो तो वो बड़ा सा नेट होता नहीं है जाल, उसके किसी एक पार्ट को ही बंद जाल बोला जाता है। ये आपकी सर्किट कैसे दिखाई दे रही है, बंद जाल की तरह दिखाई दे रही है। इसमें हमने प्रतिरोध लगाया R1 R2 R3, इसमें धारा प्रवाहित की I1 I और 2, बैटरी लगाई E1 E2। हमने सर्किट का नाम दे दिया ABCDF। मैंने पहले वाले बंदे जाल को लिया ABCD और A के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फार्मूला I1 R1 माइनस I2 और R2, इसको हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे चलने की यदि धारा हमारे चलने की दिशा में हो तो उसे धनात्मक लेंगे। देखिए हम चल भी रहे हैं, धारा भी इधर है तो हमने क्या लिया, धनात्मक लिया। फिर हम चल रहे हैं, इधर धारा प्रवाहित इधर हो रहा, तो हम जानते हैं कि हमारे चलने की यदि धारा हमारे चलने की दिशा के विपरीत हो तो उसे हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। इतनी बात क्लियर। फिर बराबर कितने सेल लगे हैं, दो सेल लिए हैं, तो एक को हमने धनात्मक लिया, एक को माइनस लिया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जब विभव उच्च से निम्न विभव में जाता है, यानी जब ऊपर से आप नीचे गिरोगे तो ऋणात्मक होगा। तो ये कहाँ जा रहा, ऋणात्मक से धनात्मक में जा रहा, तो कैसा होगा, प्लस होगा, और ये धनात्मक से ऋणात्मक में जाता है इसलिए माइनस होगा। फिर इसी के माध्यम से हमने क्या बताया, परिभाषा यानी कथन बताई। कैसे, देखिए किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के बीच गणितीय योग उसमें लगे दो सेल के विद्युत वाहक बल के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर। तो आपको रट्टा नहीं मारनी है, आपको फिगर कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। उसी के माध्यम से हमने क्या किया, कथन लिखिया। कथन के लिए आप 3-4 लाइन हेडिंग छोड़ दोगे, फिर फिगर बनाओगे। फिगर यदि आपको क्लियर रहेगा तो आप इसी के माध्यम से फिगर और फार्मूला रख सकते हो।
ठीक है। तो आशा करती हूँ आपका किरचॉफ का नियम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। यदि याद हो गया है, यदि समझ में आया, समझ में ना आया तो प्लीज कमेंट में लिखकर बता दें। यदि आ गया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी बहुत ही मेहनत करती हूँ, मेहनत करके ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। यदि कोई और कोई मिस्टेक हो तो उसे कमेंट में लिखकर प्लीज बता दीजिए, क्योंकि गलतियां छिपाने से छिपती नहीं, उसे बताने से ही दूर होती है। आप दूसरे से जाकर मेरी गलती बताओगे तो क्या वो सुधार देगा? नहीं, मेरी गलती जो है मुझे बताओगे, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से घर पर रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो कल के टॉपिक में हम इसी के खासतौर पर इसी के कॉन्सेप्ट पे हम एक और सिद्धांत है व्हीटस्टोन का, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी हम इसी के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि आज पढ़े हैं, ठीक है। वो भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा यदि आप ध्यान से पढ़ते हो तब, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए देखने भी दिक्कत होती है, छोटा रहता है, जल्दी से देख लिया जाता है। और तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे व्हीटस्टोन का सिद्धांत, जो कि बहुत ही मज़ेदार से हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, बार बार कहती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अच्छा लगेगा लाइक जरूर करेंगे, यदि बुरा लगेगा तो डिसलाइक जरूर करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन समझाने की पूरी कोशिश मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं व्हीटस्टोन के साथ। तो तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।